ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और ओलंपिक में कितना डिफरेंस है, कौन ज़्यादा टफ होगा? एक कोटा रहता है कि हाँ इस वेट कैटेगरी में इस साल इतने कोटेज आएंगे, 16 आएंगे, 17 आएंगे। Later on, especially the men's, a couple of cuts and bruises that might need to be checked. The referee will be checking that out. The job, of course, of Jasmine Lamboria is to pick that. तो कई बार क्या है कि यूरोप में भी बहुत अच्छे बॉक्सर, एशिया में बहुत अच्छे बॉक्सर हैं, तो वहाँ से थोड़े थोड़े बॉक्सर्स का कोटा रहता है। तो जो बाकी और भी अच्छे बॉक्सर्स होते हैं उसमें ब्राज़ील और फिर उज्बेकिस्तान के बॉक्सर के साथ थी। कौन सा हाथ इसका कितना ज़्यादा चल रहा है, स्पीड कितनी है, पावर गेम तो नहीं है इसका, तो वो सारी चीज़ें हमें टेक्निकली जो एरिया उसका रहता है। जितना हम लोगों को पता लगा कि आपकी फैमिली में बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आप शुरू से बॉक्सिंग में ही जा रहे थे? जब 2016 में जब उनका मेडल आया, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु जी का, उनका जब ओलंपिक्स में मेडल आया, तो तब मतलब चाचा जी ने मतलब यही बोला कि हम भी 2016 में। हाँ जी। तब तक आपने नहीं किया था? नहीं, फिर बोला कि हमारे भी मतलब लड़कियों में से आना चाहिए, मतलब करवाइए। पहला मैच कब हुआ? एक लड़के को 1 साल हो गया था और मेरे को सिर्फ 1 महीना या 20-25 दिन ही हुए थे। कैसा रहा? वो इतना अच्छे से खेला, उसके साथ इतना अच्छे से मारा कि उसके नाक से भी ब्लीडिंग सी आ गई थी थोड़ी सी। फिर उस टाइम फिर चाचा को लगा कि ये कुछ करेगी, मतलब कि वो लड़का फिर भी थोड़ा सा डर गया। मेरे को सर मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट लगता है ना, वो 2023 का एशियन गेम्स का लगता है। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, मैं वहाँ पे बिल्कुल ही कि क्या हो रहा है मेरे को समझ ही नहीं आया। जय हिंद एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसी वॉरियर बेटी हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी और पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। हम बात कर रहे हैं नायब सूबेदार जैस्मीन लंबोरिया की। इंग्लैंड में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया के टॉप पर पहुंच गईं। नायब सूबेदार जैस्मीन भिवानी के एक स्पोर्ट्स फैमिली से हैं। उनके ग्रैंडफादर कैप्टन चंद्रभान लंबोरिया एक रेसलर थे और उनके अंकल्स खुद नेशनल लेवल बॉक्सर्स रहे। इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नायब सूबेदार जैस्मीन ने 16 साल की उम्र में बॉक्सिंग स्टार्ट करी। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी मेडल जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में फेदर वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और सबसे बड़ी बात, आर्मी का डिसिप्लिन और फैमिली का सपोर्ट ने उनकी जर्नी को नई उड़ान दी। आज उन्होंने बताया कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, एशियन चैंपियनशिप की डिफीट से उन्होंने क्या सीखा और कैसे इंडियन आर्मी ने उनकी बॉक्सिंग कैरियर को बैकबोन की तरह सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने उनके सपने को पूरा करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। आज हम नायब सूबेदार जैस्मीन से बात करेंगे उनके स्ट्रगल्स, उनकी विक्ट्रीज और उनके जोश के बारे में, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी फौजी बेटी की है जो रिंग में भी लड़ती है और देश का झंडा बुलंद करती है। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। आज इनफैक्ट हमारे टीम के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जैस्मीन लंबोरिया हमारे साथ मॉन्क्स एंड वॉरियर्स में है। थैंक यू सो मच जैस्मीन जी एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर। एंड जैस्मीन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको आपके गोल्ड मेडल के लिए। ठीक है कि आपने ना कि इंडियन आर्मी का, पूरे देश का नाम रोशन किया। ठीक है, और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी स्पोर्ट्समैन से मिलता हूँ। मैंने बता रहा था जैसे कि मेरी यूनिट में 3 ओलंपियन थे, मतलब एक अभी भी हैं, और मैं खुद आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में था, तो बड़े सारे स्पोर्ट्समैन के साथ इंटरेक्शन रहता था। तो कोई जब अच्छा करके आता है ना तो बड़ा फ़ख्र होता है, और ख़ासतौर से अगर कोई फौज का है तो लगता है कि हाँ, हमारे ही परिवार का कोई बहुत नाम रोशन करके आया है। तो वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर। थैंक यू सर। सीरियसली, नॉट जस्ट हमारे तरफ से, हम आर्मी के तरफ से, पूरी आर्मी के तरफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको, क्योंकि दोनों फौजी हैं। पूरे देशवासियों की तरफ से आपका हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहते हैं एंड बोलना चाहते हैं कि वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तो आपका पूरा जर्नी शुरू से शुरू करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कैसा होता है? और अभी जैसे कि इसका जो आपको गोल्ड मिला उसमें आप 4:1 रेशियो में जीते हैं, जी। तो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? अभी जो हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी सर, वो हुई थी लिवरपूल में, जो कि 4 to 14 सितंबर रहा। और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है कि इसमें वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं वो सब इसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं। और बिल्कुल कि हमारे जैसे 10-10 वेट कैटेगरी रहती हैं, 10 बॉयज़ की और 10 गर्ल्स की।
तो ऐसे पूरी टीम हमारी इंडिया वहाँ पे गई थी। और जैसे मेरी वेट कैटेगरी 57 केजी है, तो उसमें वो एक ओलंपिक वेट कैटेगरी है। तो वहाँ पे मतलब ये कंपटीशन भी टफ रहता है हर ओलंपिक वेट कैटेगरीज में, क्योंकि वहाँ पे जो ओलंपिक लेवल के जो भी एथलीट्स हैं वो सब compete करते हैं इसमें। और बिल्कुल हमारा एक वो रहता है, ड्रॉ बाई होता है जो कंपटीशन से पहले आता है कि कब कब किसके साथ फाइट्स आएंगी, और पूरा शेड्यूल बन के वो जो रहता पूरा है। ग्रुप्स में बढ़ जाते जी जी, हैं। मतलब ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं कि, और सीडिंग्स होती हैं, मतलब नंबर 1 सीडिंग, 2, 3, 4 ऐसे सीडिंग्स बनती हैं। और ऐसे करके हमारा ड्रॉ आता है कि हाँ अभी हमारी फर्स्ट फाइट किसके साथ है, फिर अगले पुल में किसके साथ आएगी, और अगले में किसके साथ आएगी, तो ऐसे करके। तो बिल्कुल फिर ऐसे ही मेरी भी वहाँ पे टोटल 5 फाइटें हुई हैं। आप किस ग्रुप में थे और उसमें सबसे बड़े जिसका नाम देख के आपको लगा होगा कि यार इसके साथ भी फंस जाएंगे हम? सारे ओलंपियन थे मतलब उसमें? सारे ओलंपियंस ही थे मतलब उसमें। और मेरा जो पुल था वो फर्स्ट तो यूक्रेन के साथ थी मेरी फाइट, और जो अगली थी वो मेरी जो सीडेड 2 जिसको दे रखी थी मेरे वेट में, 2 सीडिंग जिसको दे रखी थी नंबर 2 पे, उसके साथ थी मेरी अगली फाइट। और सेकंड सीडेड सेकंड सीडेड के साथ थी वर्ल्ड सर। नंबर। जी जी, उसके साथ मेरी सेकंड फाइट हुई थी। और जब आप गए थे इसमें तब आपकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या थी? उसमें सर मेरी रैंकिंग उसमें मेंशन नहीं थी, कुछ ओके, 10 या तो 12 नंबर, मतलब ऐसे वहां से आपने और वो भी। वर्ल्ड नंबर 2 के साथ आपकी फाइट चल रही जी थी। जी जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। तो मैं मतलब वो फाइट्स का बताऊंगी, तो फर्स्ट फाइट थी वो मेरी यूक्रेन की बॉक्सर के साथ थी। तो उसको भी कोई सीडिंग नहीं मिली थी। फिर फाइट्स वगैरह देखा उसका कि चलो ठीक है, हाँ हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि नॉर्मल लग रहा था कि वो भी हाइट में थोड़ी लंबी थी मेरे से। कहाँ कहाँ देखते हो आप फाइट वगैरह? यूट्यूब से सर। ओके, तो कोच के साथ बैठकर आप लोग वो देखते हो सारा कि किस तरह से इसको पीटना जी। है? वो स्ट्रेटजी बना लेते हैं पहले दिन। कितनी तैयारी होती है इसमें? अ, मतलब सर वहाँ पे है ना, हमें मतलब फाइट्स वगैरह उसका नाम होता है, वो डालो यूट्यूब पे तो उसकी बहुत सारी पीछे की फाइट्स वगैरह सब आ जाती है हमारे पास। तो फिर हमें मतलब कोचेस भी बिठाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इसका मतलब स्टांस होता है कि साउथ पा है या ऑर्थोडॉक्स है। तो मतलब कौन सा हाथ इसका कितना ज़्यादा चल रहा है, स्पीड कितनी है, पावर गेम तो नहीं है इसका, तो वो सारी चीज़ें हमें टेक्निकली जो एरिया उसका रहता है, तो उसकी वीकनेस और जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो हमसे मतलब बात करते हैं कि मतलब कि क्या हम इसके ऊपर अपने आप को कैसे इस पे डोमिनेंट मतलब कर सकते हैं इसके साथ इस गेम में। तो वो सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी का राइट पंच बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा खोलता है वो। तो भाई हम उससे क्या करें कि वो उससे हम डिफेंस करें, या फिर ऐसा क्या करें कि वो अपना राइट पंच को हम पे यूज़ ही ना कर पाए। तो वही है कि हम उसकी वीकनेस को पकड़े, तो दूसरा उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हम यूज़ ही ना होने दें। तो मतलब ऐसे हम फाइट को हाथ में लेके आ सकते हैं। तो जब नंबर 2 के साथ हुई तो आपने क्या फिर मेरी किया? अगली फाइट बिल्कुल वो यूक्रेन के साथ मैंने 5-0 से बीट किया। फिर अगली मेरी वाह। थी वो थी ब्राज़ील की बॉक्सर थी, और वो नंबर 2 सीडेड थी, और 2 बार की वो ओलंपियन थी, और जो वहाँ के जो गेम्स होते हैं यूरोपियन गेम्स, वहाँ की भी वो चैम्पियन थी सर। तो बिल्कुल फिर उसके साथ भी फाइट ठीक होने वाली थी। तो उसके साथ भी वही स्ट्रेटजी बनाई कि वो भी ज़्यादा मतलब पुश नहीं करती। तो मतलब वो उसके साथ हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि अपने लॉन्ग रेंज को यूज़ करना है वहाँ पे, और जितना हो सके उसके गेम में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर हम उसकी रेंज में चले पुश गए नहीं करती मतलब? ज़्यादा ही पूरा की लगातार पीछे पीछे पड़ी हुई, पीछे पीछे आ रही, मतलब ऐसे नहीं ऐसे ऐसे पड़ती? ऐसे नहीं है। ओके। थोड़ा टेक्निकल टाइप में है कि मतलब दिखा, जगह बनाई, फिर मारा, हाँ। और फिर जब अगर वो हारने लग रही है तब वो थोड़ा सा ऐसे आती है कि पूरा एग्रेसिव खिंच हो के जाती पूरा एग्रेसिव हो जाती है। तो फिर वहाँ पे यही था कि मतलब उसको अपने गेम के हिसाब से करना है, कि उसको उसकी रेंज में जाना ही नहीं है कि वो मेरे तक पंच पहुँचा सके। आप लंबे थे उनसे? हाँ जी, मतलब मेरी वेट कैटेगरी में सर मेरी बेसिकली हाइट मेरी लंबी ही है, मेरे से लंबे और बॉक्सर हैं नहीं, या तो मेरे लेवल के होंगे मतलब, क्योंकि 57 वेट कैटेगरी में मतलब मेंटेन कर पाना थोड़ा सा इतनी हाइट में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो बाहर भी ठीक है, मतलब एवरेज रहती है। आपकी इससे 174 सेंटीमीटर है। जी जी सर। तो वो हाइट में थोड़ी छोटी थी, और फिर मेरा एक अपॉर्चुनिटी मेरे को एक ये भी मिलती कि मेरी जो आर्म की जो लेंथ है वो थोड़ी और ज़्यादा है, मतलब और आप उनसे मतलब बॉक्सिंग के लिए बने? रीच और बढ़ गया है। रीच बहुत ज़्यादा है सर। तो उसी के लिए फिर वो सर उसके साथ फिर फाइट हुई मेरी। तो फर्स्ट राउंड 4-1 गया, मतलब मेरी साइड आया। फिर वो आते आते फिर मैं और ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ ये वाला राउंड आया है, बिल्कुल ऐसे ही गेम को बनाए रखना है। फिर सेकंड में उसने आने की कोशिश की, बिल्कुल पूरा मतलब वो 30 सेकंड तक 40 सेकंड तक आई। फिर मैंने वही कि अपने आप को थोड़ा और फुट मूवमेंट तेज कर ली, थोड़ा सा और मतलब अपने अंदर नहीं आने दिया उसको, थोड़ा मारा और निकल निकल गया ऐसे।
तो फिर वो फिर अपने आप ही थोड़ा डाउन आने लगी। फिर सेकंड राउंड भी 5-0 आ गया। तो मतलब क्या होता है हमारे कि अगर 2 राउंड हमारे हाथ में है ना 5-0 या 4-1 करके, तो थर्ड राउंड अगर वो जीत भी जाती है ना तो भी फाइट उसके हाथ में नहीं जाएगी। तो फिर ना ही फिर उसने जोर लगाया थर्ड राउंड में, तो वो थर्ड राउंड फिर से 5-0 आ गया मेरी साइड, और फिर वो 5-0 से मैंने उसको हरा दिया। तो जी सर, फिर ऐसे ही फिर मेरी अगली फाइट हुई। फर्स्ट तो ब्राजील के साथ थी, फिर मेरी अगली फाइट ब्राजील और फिर उज्बेकिस्तान की बॉक्सर के साथ थी। हमारी दोनों की हाइट बिल्कुल सेम ही थी, और वो अंडर 22 एशियन की चैंपियन थी अभी 2025 में। अभी थोड़े दिन मतलब 3-4 महीने पहले ही हुई थी एशियन चैंपियनशिप। तो वहाँ की वो चैंपियन थी। उसमें आपको सिल्वर मिला था? नहीं मेरे को नहीं, वो मैं खेली नहीं थी सर, वो अंडर 22 थी वो। और मेरी तो मतलब अभी 24 एज है ना, तो हम वो वाली कैटेगरी नहीं खेल सकते। तो फिर उसके साथ भी तीनों राउंड 5-0 के ही गए, वो साउथ पो थी। तो उसके साथ भी हमारे जो तीनों राउंड थे वो 5-0 में गए और बाउट हमारे हाथ में आई, और वहाँ से फिर मेरा मेडल पक्का हो गया। वो क्वार्टर फाइनल फाइट थी मेरी। और फिर जो सेमीफाइनल थी वो वेनेजुला की बॉक्सर थी, और उसने जो टर्की की जो बॉक्सर थी जो मतलब नंबर 3 सीडिंग थी, उसको जिस दिन हमारी क्वार्टर फाइनल थी उसको उसने हराया था 3-2 से। तो मतलब कोचेज भी बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा गेम है इसका, ये वाली फाइट तेरी आगे जो सेमीफाइनल फाइट है तेरी टफ हो सकती है थोड़ी बहुत। तो मैं कहा ठीक है देखते हैं। आने दो आने यार। देते हैं। ये होती है तो स्पिरिट। और मतलब उसकी बॉडी ऐसी थी कटवट बिल्कुल, ऐसे बोलते हैं ना जी कि कटवट बिल्कुल ऐसे लड़कों की जैसी पूरी बॉडी, और ऐसा लग रहा था कि पावर है बहुत ही ज़्यादा। और तो फिर था वही क्या था, पावर? मतलब उसके एक फिर दो तो वही पड़े था। होंगे। हाँ एक दो तो लगे, लेकिन वो है सर कि मैं मतलब रीच को मैंने अच्छे से यूज़ किया, तो वो मेरे मतलब इतने पंच टच कर ही नहीं पाई वो। और जब हवा में गई तो फिर अपने आप उसका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डाउन होता चला गया। तो जो सेमीफाइनल फाइट थी फिर सर वो अच्छी बॉक्सर थी, वो भी ओलंपियन थी। और जो वहाँ के पैन अमेरिकन जो भी वो गेम्स होते हैं, तो उनमें उसको भी ब्रॉन्ज मेडल था शायद। तो वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस बॉक्सर थी और अच्छी थी मतलब। तो उसके साथ भी सर फिर सारे राउंड ही 5-0 गए। तो फिर हमने तो उस फिर तो सेमी कॉन्फिडेंस आपने सामने वाले को मौका ही नहीं दिया मतलब बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल। तो मतलब वो भी फिर 5-0 हुआ, फिर हम एंटर हो गए फाइनल में। और ऐसे क्या था कि हमारी डेली डेली वेट होता है हमारा, जिस दिन फाइट होती है उस दिन वेट होता है। तो मेरी फाइट जो थी एक तो 5 तारीख को थी, फिर 7 को थी एक दिन छोड़ के, फिर 7 के बाद सीधा 10 तारीख को क्वार्टर फाइनल खेला मैंने। फिर बीच में एक दिन का रेस्ट मिला 11 का, फिर 12 को सेमी और 13 को फाइनल। तो फिर अब अगले दिन ही फाइनल थी, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाया क्योंकि सुबह वेट भी देना है। तो वही सर फिर अगली जो फाइनल थी तो उसमें मतलब मेरे को ये था कि मेरे को मतलब यहाँ तक मैं आई हूँ तो मैं गोल्ड के साथ वापस जाऊंगी, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल। हमारे आर्मी से भी हमारे जो सर हैं ध्रुव सर, उन्होंने भी बिल्कुल पूरा हर फाइट से पहले मेरे को बोला कि अच्छे से करना है। अब तुम्हें मतलब याद है ना हमने वादा किया है कि हम मतलब चैंपियन बनेंगे। मैं कहा जी बिल्कुल सर। तो वे बोले आप करोगे, और बस आप अपने ऊपर विश्वास रखो। मैं कहा यस बिल्कुल सर शो। तो फिर वही था सर, फिर मैंने ना उसके साथ सब बोल रहे थे कि मतलब वो पेरिस की मतलब अभी सिल्वर मेडलिस्ट है। तो फिर मैंने उस तरफ अपने दिमाग को इतना जाने नहीं दिया कि वो क्या अचीवमेंट है उसकी और कैसे क्या है। मेरे को ये था कि कल फाइनल है और अभी आराम से सो जाओ। क्योंकि रेस्ट भी जरूरी था, क्योंकि जो पहली फाइट थी उसमें भी मतलब 5-0 तो रिजल्ट आया, लेकिन एफर्ट्स तो पूरा ही लगा था सर उस फाइट में भी। तो ये मैंने सुबह थोड़ी बहुत उसकी क्लिप देखी फाइट की, और फिर कहा चलो ठीक है हो जाएगा, मतलब करते हैं अभी वहाँ पे। कुछ स्ट्राइकिंग दिखा उनके क्लिप्स में? वो सर थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस लग रहा था, मतलब उसकी जितनी फाइट्स देखोगे आप तो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा थी। और थोड़ा सा ऐसे गार्ड खोल के और थोड़ा एक्शन करके नहीं खेलते पूरा ऐसे ऐसे ऐसे। मोमेंट उसका वैसे। तो उसकी वो मूवमेंट वैसी वैसी टाइप की थी। शो ज्यादा टाइम। हाँ शो ज़्यादा टाइप है। तो मतलब क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा शो कर रहे हो तो वो लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंट है अच्छा बॉक्सर है ऐसे करके। तो मैंने मतलब उस दिन ये था कि हमारे पास अभी खोने को कुछ भी नहीं है, हम फाइनल में हैं। हाँ यार तो आई गई। कुछ भी है तो पाने को ही है, अगर करेंगे तो पा लेंगे, नहीं किया तो फिर मतलब वो एक रिग्रेट रहेगा ही कि फाइनल में पहुंच के भी अच्छा मौका था। तो मतलब उस चीज़ की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी क्या अचीवमेंट है मतलब पेरिस में या कहीं भी। तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे को बस अगर वो कॉन्फिडेंस अगर इतना दिखा रही है
तो अपने आप से ही कि चल तू दिखा तेरे में कितना कॉन्फिडेंस, आज अपने आप को दिखा, मतलब अपने आप को होता है ना कि आप अपने आप को करके दिखाओ कि तू कितना कॉन्फिडेंस दिखा सकती है, कितना कुछ कर सकती है। तो ये मेरे लिए भी एक टास्क था कि चल करके दिखा अभी। तो वहाँ पे जैसे ही रिंग में गए तो फर्स्ट राउंड हमारा 3-2 गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड मैंने पहले ही बोला कि मेरा इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट राउंड मेरा थोड़ा ऑब्जर्व करने में निकल रहा है, मतलब 1.5 मिनट 2 मिनट। आप उसकी रीडिंग कर रहे थे उसकी। हाँ, तो वो उसमें ज़्यादा निकल रहा है, मैं पूरा ऐसा खुल के नहीं निकाल पा रही हूँ अपना गेम को उसमें। तो वो बिल्कुल था हमारा कि थोड़ा लास्ट राउंड लास्ट मिनट जो थी 1-2 पंच उसके कनेक्ट हुए, थोड़े बहुत मेरे हुए, तो 3-2 उसकी साइड चला गया। फिर कोचेज आए हमारे तो वो बोल रहे कि हमें कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है अभी 3-2 आया है उसकी साइड आया है, लेकिन कोई नहीं, अभी हमारे पास 2 राउंड और हैं और ऐसा ऐसा मौका भगवान मतलब बहुत कम मिलता है, अभी मिला है तो कुछ करोगे तो हमारे हाथ में आएगा। मैं कहा हाँ जी सर मैं करती हूँ। फिर सेकंड राउंड मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से वापस मतलब कम बैक किया, बहुत ही अच्छे से खेला, पूरा उसको दूर रखा, अटैक भी लेने की कोशिश की बीच बीच में। और वो जब एग्रेशन अग्रेशन दिखा रही थी तो वही उसको मतलब दोबारा मतलब डिफेंस करके उसके ऊपर फिर काउंटर करना, तो ये सब किया, तो 5-0 से फिर वो मेरे हाथ में आ गया वो राउंड। 5-0 से? सेकंड हाँ। वाह। तो फिर मेरे को और ज़्यादा हुआ कि बस अभी लास्ट राउंड है और खींच के लेना है बिल्कुल पूरा। तो मतलब स्कोर हमारा ऐसे हो गया था कि 3-2 और 5-0 हो गया था, तो एक तो मेरी साइड आ गया था और जो बाकी 4 जजेस थे उनका स्कोर बराबर बराबर हो गया था। तो फिर अभी लास्ट राउंड और बचा हुआ था, तो फिर वो भी मैंने बिल्कुल उसी स्पिरिट के साथ कि नहीं कुछ भी हो मतलब जीतनी है ये वाली फाइट, खेलना ही खेलना है। और जितना हो सके अपना जितना भी मैंने सीखा है कि बस वो निकालना है यहाँ पे कि मैंने क्या क्या मेरी टेक्निक्स में मैं पावरफुल हूँ, क्या क्या मैं करती आ रही हूँ पिछले 10 साल से। तो वो वाला राउंड भी फिर 4-1 से आया, जब मतलब ऐसे बोल रहे थे ना हाथ उठा रहे थे वो बोले स्प्लिट डिसीजन, तो मेरे को लगा कि भाई मतलब मेडलिस्ट है तो ऐसा होता है कि सर कई बार कि कोई बहुत ही अच्छा बॉक्सर हो और उसकी अचीवमेंट अच्छी हो, तो कई बार ऐसे फाइट होती है ना तो 3-2 में उसको दे दी जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो मेरे आप सीडेड ही नहीं है। हाँ मैं सीधे भी रेफरी नहीं वो कर थी, लेते हैं थोड़ा सा। और ऊपर से वो फिर वो फाइनल फाइट थी। मैंने थर्ड राउंड बहुत ही अच्छा खेला, मैंने पूरा इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैंने बहुत अच्छा खेला, और कोचेस भी बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी फाइट खेली, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं एक अंदर वो था कि क्या पता क्या होगा क्या होगा। विश्वास नहीं आता। तब वो ऐसे हाथ पकड़े पकड़े तो वो बोल रहे कि विनर मतलब चैंपियन ऐसे करके, फिर उन्होंने बोला ब्लू कॉर्नर। फिर एक एक सेकंड तो ऐसे लगा, फिर मेरा हाथ उठाऊंगा ये बहुत बढ़िया, बहुत वेरी बढ़िया। नाइस। तो फिर वो मतलब 4-1 डिसीजन आया लास्ट में, पूरा जो ओवरऑल डिसीजन रहा हमारा। तो फिर तब मेरे को मतलब वही नहीं कि मैं क्या करूं, मैं सीधा मतलब ऐसे होता है ना कि हम गले लग के और फिर दूसरी टीम के कॉर्नर्स पे मतलब मिलने जी। जाते हैं, मेरा सीधा उड़ाऊंगा ये मैं अपनी कोचिंग की तरफ भाग के चली गई, वो बोले पहले वहां जाके आओ जाओ गुड। फिर मेरे को कहा हाँ 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 जी सर मैं जाती, फिर मैं गई वहां पे अच्छे से, फिर रेफरी को और जो बॉक्सर थे उनको भी अच्छे से मतलब वो किया, और फिर बस तो ये था सर वो मोमेंट। और फिर उसी के बाद मतलब हमारा मेडल सेरेमनी रहता है, तो वो मोमेंट तो मतलब मेरे को हमेशा याद रहेगा ये वाली चीज़ तो जब सर। आपका नेशनल फ्लैग और वो सारी जब वो चीजें होती है। नेशनल फ्लैग होता है और फिर एंथम वहाँ पे होता है, तो सारे के सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे हमारे उस नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए। और मतलब मेरा मेरा नहीं सर, मतलब हर एथलीट का ये सपना रहता है कि वो ऐसे मोमेंट्स पे इंडिया को प्राउड फील करवा सके। और ये भी हुआ सर कि जो हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग है, जो भी फेडरेशन है पूरे बॉक्सिंग की वर्ल्ड वाइड में, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग है, पहले आईबा होती थी, तो अभी आईबा नहीं रही, अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग है। तो उसकी जो फर्स्ट एडिशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी और उसका जो पहला गोल्ड मेडल मिला वो इंडिया से मेरे को मिला है 57 वाह। का क्या बात है, क्या बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप करते रहेंगे और 2028 में भी आप पोडियम फिनिश करेंगे, गोल्ड मेडल लेंगे। ये है सिर्फ ना? शुरुआत है। हाँ, हाँ जी सर। ये पहला भी था और 2028 ओलंपिक में भी आपको ये करना है। जी बिल्कुल चलता रहेगा सर। ऐसे। ये बताइए, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और ओलंपिक में कितना डिफरेंस है, कौन ज़्यादा टफ होगा? सर अगर टफ का देखे जाए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ही टफ रहती है, क्योंकि ओलंपिक्स में तो मतलब एक कोटा रहता है कि हाँ इस वेट कैटेगरी में इस साल इतने कोटेज आएंगे, 16 आएंगे 17 आएंगे, और वो कॉन्टिनेंटल के हिसाब से होता है। तो कई बार क्या है कि यूरोप में भी बहुत अच्छे बॉक्सर, एशिया में बहुत अच्छे बॉक्सर हैं,
तो वहाँ से थोड़े थोड़े बॉक्सर्स का कोटा रहता है, तो जो बाकी और भी अच्छे अच्छे बॉक्सर्स होते हैं वो छूट उसमें जाते हैं। वो रह जाते हैं वहीं पे ही। तो मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में है कि पूरा वर्ल्ड से आएंगे, कोई वो कोटा बेस्ड नहीं है कि इतने ही आएंगे, नहीं पूरे वर्ल्ड में आएंगे और वो आपस में मतलब लड़ेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है कि कौन बॉक्सर कहाँ से क्या निकल के आए, कब निकल जाए, तो वो पता नहीं चलता। और ओलंपिक्स में क्या है कि एक वेट कैटेगरी में 16 बॉक्सर आएंगे इस साल, या फिर 18 ही आएंगे बाकी। फिक्स है। और लेकिन क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और जैसे और कॉन्टिनेंटल पाँच पाँच उससे आते हैं, तो जिसमें से दो तो सबसे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है यूरोप और एशिया। तो उसमें वो सब नहीं आ पाते, कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे बॉक्सर और भी रह जाते हैं उसमें। तो इसलिए फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप बिल्कुल ओपन रहता है, कोई आओ आओ जा और मारो, फिर मतलब वही तो चैंपियन बन जाता है, ऐसे रहता है उसमें। एंड जैसे सारे गेम्स में होता है कि क्रिकेट में सब बोलते हैं कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है या इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है। ठीक है, बैडमिंटन में बोलते हैं कि चाइना, ताइवान, इनकी टीम बहुत अच्छी है। अभी इंडिया टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। तो बॉक्सिंग में भी है कि यार इनके जो बॉक्सर हैं बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा आप लोगों में क्या बोलते हैं कुछ कि मतलब बोलते इस हैं देश सर के कि हाँ, कि हाँ। उज्बेकिस्तान के बॉक्सर्स को बहुत अच्छा बताया जाता है, उज्बेक हो गया, यूएसए हो गया, और मतलब कजाकिस्तान के भी अच्छे बताए जाते हैं। मतलब दो तीन कंट्रियां हैं इसमें, वो भी अच्छे बताए जाते हैं। लेकिन अभी जब हम बाहर खेलने जाते हैं तो हमें भी जो बाहर के जो हमारे प्रेसिडेंट्स को बोलते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया के भी बहुत अच्छे बॉक्सर्स हो रहे हैं अभी। तो साथ साथ में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि हम भी अच्छा कर रहे हैं, हमारी बॉक्सर अच्छे हैं। और क्या अंतर है जो यूरोपियन बॉक्सर्स हैं और हमारे जो बॉक्सर्स हैं, क्या अंतर है उसमें? मतलब क्या ऐसा चीज़ है जो हमको लगता है यार कि ये चीज़ शायद पहले हमारे पास नहीं थी, अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं? सर मतलब वहाँ का थोड़ा सा टेक्निकल जो है वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है उनका, और जो उनका मेन रहता है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ डोमिनेट रहता है उनका, क्योंकि उनकी बॉडी भी वैसी रहती है। और बिल्ड वैसी है। थोड़ा थोड़ा सा जो गेम रहता है वो उसमें पावर पावर रहती है उनके पंचेज में, मतलब अगर देखा जाए इंडियन के उसमें तो ये नहीं है कि मतलब ट्रेनिंग जो है इंडिया से ज़्यादा जो हार्ड वर्कर है कोई भी कंट्री के बॉक्सर नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन कहीं ना कहीं वो वहाँ का या तो एक स्पोर्ट्स साइंस लगा लो, या फिर वहाँ की जो ट्रेनिंग रहती है, या वहाँ का जो मतलब जो स्ट्रेंथ डोमिनेंट उनका रहता ही है पहले से ही। और दूसरा जो उनका एक माइंड सेट रहता है चीज़ों को लेके, तो वो उस चीज़ में थोड़े आगे हैं हमसे। और हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए कि थोड़ा सा हमें भी अपना माइंड सेट को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि नहीं, मतलब इंडिया से भी वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बन सकते, जैसे अभी नीरज भैया हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को अभी तोड़ा है। थोड़ा है बिल्कुल। लोग नहीं तो बोलते थे कि यस, लोगों मैक्सिमम लोग कहते थे कि इंडिया एथलीट उस वाले उसमें अच्छा नहीं कर सकते, कि एथलेटिक्स में इंडियंस का स्टेमिना नहीं है, एंडोरेंस नहीं है, बॉडी बिल्ट नहीं है। अब देखो। तो मतलब वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है कि नहीं, ये सब कहने की बातें होती हैं, सब दिमाग में किसी ने भर दिया बाहर से कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर उन्होंने वो करके दिखाया। तो अभी मतलब मेरे जैसे बहुत से ऐसे एथलीट हैं वो सोचते हैं कि नहीं, मतलब कर सकते आएगा, हैं। कर किया सकते हैं फिर बिल्कुल। आपने, है ना? जी। ये बताइए आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? जैसे कि मे बी टेक्निक हो सकती है, किसी की स्टेमिना हो सकती है, किसी का पावर हो सकता है, या किसी का हो सकता है कि माइंड रीडिंग, कि मैं पहचान लेती हूँ आगे वाला क्या सोच रहा है। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होगी? सर मेरा गेम है वो थोड़ा टेक्निकल रहता है, मतलब मेरा स्ट्रेंथ बेस्ड पे बिल्कुल भी नहीं है गेम। स्ट्रेंथ का थोड़ा सा उसमें कमी रहती है, स्ट्रेंथ बेस पे नहीं है मेरा गेम है थोड़ा टेक्निकली। मतलब कि फुट मतलब थोड़ा सा अपनी रेंज बना के थोड़ा टेक्निक से, हाँ कब उसको मौका देना है, कब उसके मतलब कहाँ उसका कमी है वहाँ पे पंच लगाना है। तो थोड़ा सा दिमाग से रहता है सर, मेरा थोड़ा टेक्निकल गेम रहता है। दूसरा मेरा मतलब मेरे में थोड़ी स्पीड का भी है, कि मेरे में स्ट्रेंथ नहीं तो मेरे में स्पीड है सर, तो वो भी काम आती है वहाँ पे। और तीसरा कि जैसे जो दिमाग से मैं खेलती हूँ तो वो माइंड का भी उसमें एक रोल बड़ा रहता है सर मेरा। दिमाग से आप हारते नहीं हो, है जी ना? सर। जैसे फाइनल में आपने किया। अभी आपके बैकग्राउंड में चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। जितना हम लोगों को पता लगा कि आपकी फैमिली में बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। एंड हरियाणा का मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, भिवानी का अगेन मैं जानता हूँ कि भिवानी तो वो कहते हैं ना कि मैक्सिमम जितने अच्छे बॉक्सर्स हैं सब भिवानी से निकले हैं, या वो बाहर वाले भी अगर होंगे तो वो भिवानी जाके कोचिंग करके आए होंगे या किसी बॉक्सर से उन्होंने सीखा होगा। आप शुरू से बॉक्सिंग में ही जा रहे थे? मैं तो सर कैसे स्टार्टिंग से शुरुआत हुई? जैसे सर हम छोटे छोटे थे तो तब से हम देखते आ रहे हैं हमारे घर में
कि मेरे जो अंकल्स हैं वो मतलब वो बेसिक कोच भी हैं मेरे, संदीप और परविंदर लंबोरिया दोनों ही। तो उनके मेडल्स रहते थे, वो जीत के आते थे। तो मतलब वहाँ पे मतलब वो उनकी फाइट्स वगैरह तो हम बहुत छोटे छोटे थे, तो वो थोड़ा धुंधला धुंधला याद है कि हम टीवी पे देख रहे हैं उनकी फाइट्स को। इतना याद नहीं कि क्या गेम था, कैसे क्या खेल, बस वो याद है कि हमने वो मूवमेंट्स देखे हैं। लेकिन जो मेडल्स जो घर में पूरी एक कमरे में लगे हुए हैं, और जो बॉक्सिंग के ग्लव्स वगैरह हो गए, बैंडेजेस हो गई, और जो यूनिफॉर्म किट हो गया जैसे रेड और ब्लू कॉर्नर्स वो सब, तो वो हम पहले स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। और फिर मतलब हमारे भिवानी में क्या है, उसको मिनी क्यूबा बोला जाता है। तो उसमें ये मान लो कि हर हर घर से एक बॉक्सर आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा माहौल है वहाँ पे। और मतलब मेरे को था कि मेरे को भी बॉक्सिंग करनी है, बॉक्सिंग करनी है। तो लेकिन कभी, क्योंकि लड़कियां थी नहीं हमारे घर में गेम से कोई भी, सिर्फ भाई भाई वगैरह ही जाते थे, ताऊ के मतलब जो कजन्स थे वो ही जाते थे बस लड़के में। तो ऐसे ही फिर जब 2016 में जब उनका मेडल आया, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु जी का, उनका जब ओलंपिक्स में मेडल आया, तो तब मतलब चाचा जी ने ही सोच मतलब यही बोला कि हम भी। 2016 में? हाँ जी। तब तक आपने नहीं किया था नहीं बॉक्सिंग? नहीं। तो फिर तब उन्होंने फिर बोला कि हमारे भी मतलब लड़कियों में से आना चाहिए, मतलब कि हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम खुद खेले हुए हैं। और अगर हम भी अभी ये सोचेंगे कि नहीं लड़कियां नहीं करेंगी, तो ये ठीक नहीं होगा। कि क्या पता, मतलब हमारे यहाँ पे भी टैलेंट है, तो हम क्यों ना कि उनको भी दे मौका, अगर वो करना चाहते हैं तो। तो फिर बाकी तो सभी मेरी बहनें जो है, जो भी कजन्स भी हैं, जो मेरी बहनें, वो सभी मतलब बड़ी बड़ी हो गई थी। मैं ही सबसे छोटी हूँ घर में लड़कियों में। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने, मैं उस टाइम पे 10th क्लास में थी, तो तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप गेम करना चाह रहे हो। मैंने बोला हाँ। तो बोला कौन सा गेम करना होगा, मेरे को बॉक्सिंग करनी। बोले नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमारे घर से भी मतलब लड़कियां आगे निकलें और गेम में निकलें, तो इसलिए हम आपसे ये पूछ रहे। कोई नहीं, अगर आपको बॉक्सिंग नहीं कोई और भी गेम पसंद है ना, हम आपको ट्रायल करवा देंगे स्टेडियम में ले जाके, जो भी गेम पसंद आए वही कर लेना। मैं कहा नहीं, मेरे को बॉक्सिंग ही करनी है। तो फिर बॉक्सिंग करनी है, मैं कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर बस फिर क्या, फिर तो उसी आपकी दिन। मदर ने नहीं बोला? मना नहीं नहीं किया? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ मना नहीं किया। कभी तो बोला होगा कि मार वार खाएगी? कि नाक वाक टूट जाएगी फिर कैसे नहीं शादी होगी, कैसे नहीं। आगे? ऐसा पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से ही फैमिली में इतना नहीं था। वो स्पोर्टिव ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बिल्कुल। देखा भी है चाचा जी और को खेलते हुए और वो सब करते तभी हुए। तो गोल्ड है आपका। जी बिल्कुल। सर बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसी दिन मतलब वैसे ही फिर वो घर पे थे ना, तो उन्होंने मतलब तभी बोला कि चल मैं तेरे को फिर आज गार्ड बनाना सिखा दूं। मतलब बॉक्सिंग के बारे में बताने, बॉक्सिंग क्या है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहता है पंचेस का, वो फिर वो तभी बताने लगे। तो कि पहली बार फिर हमने घर में ही जो एक बड़ा कमरा होता है जिसमें टीवी वगैरह रहता है, वो तो उसी कमरे में फिर उन्होंने मेरे को गार्ड बनाना सिखाया कि ये गार्ड होता है बॉक्सिंग का। तो मेरी ट्रेनिंग ओह माय गॉडनेस। उस दिन से स्टार्ट हो गई थी। क्लास 10th के बाद? क्लास 10th में ही। 10th से। वही हाँ। जी सर। तो फिर वहीं पे ही उन्होंने गार्ड बनाना सिखाया, और फिर बोले कि अब से तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। मैं कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर फिर। कैसे रही ट्रेनिंग? फिर अगले दिन जैसे वो दंगल मूवी में देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठाया, दौड़ाना शुरू कर नहीं, दिया? वो थोड़ा 10 दिन के बाद हुआ वो चीज़। पहले तो सिर्फ घर पे थोड़ा सा, मेरे से तो पुशअप भी नहीं लगती थी। तो कुछ नहीं, बस ये बताया कि स्ट्रेचिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों करनी चाहिए, मतलब ऐसे सिर्फ थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया कि फिस्ट कैसे बंद होती है, खड़ा क्यों होना पड़ता है हमें ऐसे स्टांस में। तो वो थोड़ी मतलब बारीकियाँ बताई वो 10 एक दिन तक। तो थोड़ा बस सिर्फ खड़ा होना बताया ऐसे, और आगे पीछे चलना चलना, थोड़ा स्टेप करना, तो इतना। जी बिल्कुल सर। तो वो इतना, वो सिर्फ वो घर में ऐसे किया। फिर धीरे से स्टार्ट हुआ कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आगे बाहर अभी चलो। अभी आ जाओ। तो फिर पार्क वगैरह में लेके जाते, और रनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई कभी वहाँ लगा पे। नहीं ये तो अच्छा, ये क्या पंगे ले लिए? नहीं, फिर स्टार्टिंग में जैसे फिर रनिंग करवाने लेके जाते, मैं पहली बार ऐसे रनिंग वगैरह करती और वो सब, तो मैं बोलती है बस मैं तो थक गई, मेरे को भी बैठना है। बोला नहीं बैठना नहीं है। मैं कहा थोड़ी देर बैठ लेने दो, फिर उसके बाद फिर कर लूंगी मैं। तो फिर मतलब ऐसे करते करते फिर मतलब 5-6 महीने में हो जाती है ना कि हैबिट हो जाती है, बॉडी भी थोड़ी सी हैबिचुअल हो जाती है उस चीज़ के लिए। वरना 5-6 महीने तक तो मैं बस थक गई, मेरे को सुला दो, भी सोना है, ये वो सब। तो फिर उसके बाद फिर चाचा जी ने खुद एकेडमी खोल ली, जो परविंदर ओके। चाचा जी थे मेरे वो। और मतलब ये है कि जो संदीप चाचा जी हैं वो वहाँ पे उस टाइम पे क्या बोलते हैं, मधुवन उनका था ड्यूटी का, और वो अच्छा वहाँ पे अच्छा। बॉक्सिंग के कोच थे वहाँ पे। अच्छा, पुलिस ट्रेनिंग जी एकेडमी जी, में। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में। तो वो 1 महीने में वहाँ पे
मतलब सब रही मैं वहाँ पे किया। फिर उसके बाद जो मेरे चाचा जी थे परविंद, उन्होंने एनआईएस कर रखी थी, तो उन्होंने एकेडमी खोल ली मेरे लिए ही कि मैं तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी से करवा सकूं। तो वो अपनी ड्यूटी भी करते थे सर रेलवे की, मतलब रात को अगर लेट भी आ रहे हैं, मतलब पूरी रात ड्यूटी करके अगर सुबह 10 मिनट पहले ही पहुंच रहे हैं वो, तो वो सीधा ट्रेनिंग ही करवाते थे मेरी, वो रेस्ट भी नहीं लेते थे, ऐसे ट्रेनिंग करवाई उन्होंने। तो फिर मतलब और उस टाइम पे क्या हुआ कि सिर्फ मैं और एक लड़का और, बस सिर्फ हम 2 3 4 महीने तक हम ही आपस हमारी ट्रेनिंग चलती रही, क्योंकि कोई बच्चा और बड़ा नहीं था। और अभी आप 2016 की ही बात कर रहे हैं। जी 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 सर। तो फिर धीरे धीरे बच्चे भी आने लगे और सब हुआ। तो फिर ऐसे मेरा और गेम इम्प्रूव होता गया, दोनों ने बहुत ही अच्छे से कोशिश की। फिर चाचा जी ने भी पुलिस वाली जॉब छोड़ के और सरकारी कोच के लिए अटेम्प्ट किया, और वो फिर सरकारी कोच बन गए फिर वो भी। तो फिर उनकी पोस्टिंग भी जैसे हमारे भीम स्टेडियम है भिवानी में उसमें हो गई। फिर दोनों ही मेरे ऊपर पूरा अच्छे से ध्यान देने लगे, बिल्कुल बाहर दूसरी एकेडमीज में जाके मेरी ट्रेनिंग करवा रहे हैं बॉयज़ के साथ। मैंने मतलब मेरी ट्रेनिंग बॉयज़ के साथ ही हुई, जितनी फाइट्स वगैरह हुई हैं वो बॉयज़ के साथ ही करवाई है। पहला मैच कब हुआ? सर मेरा पहला मैच मधुबन करवाया गया था। एक लड़के को 1 साल हो गया था और मेरे को सिर्फ 1 महीना या 20 25 दिन ही हुए थे। कैसा रहा फिर वो? तो मतलब मैंने इतना अच्छे से खेला उसके साथ, इतना अच्छे से मारा कि उसके नाक से भी ब्लीडिंग सी आ गई थी थोड़ी सी। फिर उस टाइम फिर चाचा को लगा कि ये कुछ करेगी, मतलब कि वो लड़का फिर भी थोड़ा सा डर गया, और मैं फिर भी पंच चला रही हूँ। तो फिर उस टाइम पे चाचा को फिर भी जब ट्रेनिंग करवाते हुए हो गया था कि ये मतलब अच्छा करेगी ये, ना ही तो अच्छा, तब ये आपका जी। तो मेरी फर्स्ट फाइट मधुबन में ही हुई थी, एक लड़के के साथ करवाई गई जिसमें थी। आपने उसकी नाक तोड़ दी? मतलब वो थोड़ा सा आ गया था सर उसको ब्लीडिंग वगैरह। जी। बहुत बढ़िया। फिर आप कॉम्पीट कब करने लगे? सर फिर जैसे छोटे मतलब स्टेट में रह जाती थी कभी, मतलब 2017 में 18 में यहाँ तक मैं डिस्ट्रिक्ट पार हो गया, स्टेट में रह गए, और मतलब ऐसे रहता था। फिर 2019 में पहली बार मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें फिर मेरा गोल्ड आया सर। और फिर वहाँ से फिर मेरी जो अचीवमेंट्स है, या फिर एक बोलते ना कि मतलब मेरा गेम सबको दिखने में आया कि हाँ अच्छा गेम है इसका, तो वहाँ से फिर सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर मतलब यूथ नेशनल खेला मैंने 2019 में उसी साल, और फिर मैं चैंपियन बनी उसमें। फिर एशियन चैम्पियनशिप हुई हमारी उसी साल यूथ की, तो उसमें मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो फिर 2020 का और थोड़ा 21 का वो थोड़ा कोविड पीरियड था, तो वो थोड़ा बंद ही रहा सारे मतलब। तो उस टाइम पे मेरी घर पे इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बेनिफिट मिला मेरे को कोविड का उस टाइम पे, क्योंकि चाचा जी सब ने कुछ एकदम वो रखा हुआ था। क्योंकि सब कुछ बंद था, और वेट्स वगैरह भी घर पे थे, और पैडिंग वगैरह भी घर पे करवाते थे वो, और किट वगैरह भी घर पे थी। तो मेरी फुल ट्रेनिंग चलती थी घर पे भी। तो कोविड का वो मोमेंट था, तो वो बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा। उसके बाद 21 में फिर मैं सीनियर हुई, तो जो 1 या 1.5 साल का बीच में था, तो वो एक ये मान लो कि शायद वो सीनियर लेवल के लिए ही मेरी तैयारी हो रही थी वो। तो फिर वहाँ पे जाके मतलब मेरा कैंप में सिलेक्शन हुआ, वहाँ से फिर मेरे को एशियन चैम्पियनशिप भी मिली, फिर मेरा एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी आया। फिर एक जगह बन गई थी मतलब एलिट में मेरी 57 kg में। फिर 2022 में ही हमारी कॉमनवेल्थ हुई, तो उसमें भी मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। आप बीच में 60 केजी में भी खेल रहे थे? हाँ फिर 60 kg में सर मैं कॉमनवेल्थ के टाइम पे ही खेली थी फिर वो। जी जी। क्यों, क्योंकि आपने कोशिश की थी 57, या कोई स्ट्रेटजी थी इसमें? नहीं 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 मेरा वेट बढ़ गया सर, कोविड हुआ था मेरे को। ओके, और फिर कोविड के बाद मेरा एकदम से वेट मतलब 62 63 हो गया, उसकी रिकवरी में। और मेरे को उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था वो, 6 महीने लगे मेरे को वापस अपनी मतलब रिकवरी के लिए, रिकवरी नहीं हो रही थी। 1 मिनट का राउंड कर रहे हैं तो ही मतलब ये हो रहा है कि बस अब नहीं होगा। वो उस कोविड ने मेरे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था उस टाइम पे, मतलब हेल्थ मेरी बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, बिल्कुल ज़ीरो। पर देखो आपकी हिम्मत है। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि मुझे कोविड हो गया था, तो उसके बाद से मैं दौड़ नहीं रहा हूँ या खेल नहीं पा रहा हूँ। एंड आपने कोविड से रिकवरी करी और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड भी ले लिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा। कभी पूरे जर्नी में ऐसा आपको लगा कि हार गई हूँ, इसके बाद तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है? मेरे को सर मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट लगता है ना, वो 2023 का एशियन गेम्स का लगता है। क्योंकि 2023 में जो एशियन गेम्स थे वो क्वालिफायर राउंड था हमारा ओलंपिक्स के लिए। और उसमें मैं फर्स्ट फाइट मैंने जीत ली थी, जो सेकंड जो क्वार्टर फाइनल थी, तो उसमें क्या था कि कोटा मिलना था। कोटा मिल जाता अगर मैं वो फाइट जीत जाती ओलंपिक्स के लिए, और दूसरा मेडल में मिलता, हमारा मेडल भी सिक्योर हो जाता। तो वो फाइट क्या थी, मैं फर्स्ट राउंड 5-0 से जीत रही हूँ वो वाला राउंड में बिल्कुल। तो मेरे को था कि हाँ आज मतलब अच्छा होगा, हो जाएगा।
लेकिन पता नहीं सेकंड राउंड में वो जो अगली बॉक्सर थी वो इतना एकदम एग्रेशन हुआ कि मेरे को पहले एक तो वार्निंग मिली कि मैं पकड़ रही हूँ। तो जैसे ही मेरे को वार्निंग मिली, मेरे को पहली बार वार्निंग मिली ऐसे बाहर, मतलब कभी इंडिया में भी नहीं मिली थी, बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार मिली। और उसमें क्या होता है सर, वार्निंग में हमारे अगर वार्निंग मिल जाती है अगर आपको, तो आपका एक हर जज एक एक पॉइंट घटा देगा। तो मतलब अगर मान लो आपका 10-9 अगर पहले में स्कोर था और अभी सेकंड राउंड में आपको वार्निंग मिल गई और मेरा जैसे वो 5-0 से मैं लॉस कर गई, तो मेरा 2 पॉइंट और कटेंगे उसमें, मतलब ऐसे, तो फिर वो बाउट चली जाती हूँ। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, मैं वहाँ पे बिल्कुल ही कि क्या हो रहा है मेरे को समझ ही नहीं आया। तो फिर मेरे बिल्कुल 1.5 मिनट के अंदर ही हुआ है, लास्ट के पहली 1.5 मिनट में जीती हुई थी अच्छे से। फिर जैसे ही मेरे को वार्निंग मिली, मतलब वो होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मैं क्या खेल रही हूँ, मैं खड़ी कहाँ पे हूँ, ऐसे ही समझ में नहीं आया। फिर फर्स्ट काउंटिंग हुई, फिर सेकंड हुई, अच्छा काउंटिंग तक हो गए? काउंटिंग, फिर थर्ड काउंटिंग हुई। मतलब इतना गंदा खेल मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं खेला हुआ, और इतने बड़े उसमें जाके जब सब सब लोग देख रहे हैं, तो मैं सेकंड राउंड में RSC होगी वहाँ पे। तो वो तो मेरे को, वही मेरे को लगता है कि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि वहाँ से ही सारी चीज़ें जो एक चेंज आना चाहिए मेरे में, वहाँ से फिर मैंने वो स्टार्ट किया। और मतलब बिल्कुल मेरे को क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया उस टाइम पे। मतलब एक होता है ना कि हम खेलने जा रहे हैं और फिर हम ऐसा खेलें, तो वहाँ पे क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा मिला मेरे को। तो मतलब बोलने में होता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को उस टाइम पे बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैं इतनी मैच्योर नहीं थी इन चीज़ों को लेके कि कैसे क्या होता है। मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग थी ये, तो मेरे को नहीं पता था कि कैसे क्या होता है, कैसे इनको हैंडल करूँ। तो मेरे मतलब मैं क्योंकि 2022 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, तो 2023 की बात है। तो फिर मैं हमारी ट्रेनिंग आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे है ना, वहीं पे ही होती है। तो हम मतलब 4-5 दिन के बाद रेस्ट के बाद घर पे हम पहुंच गए वापस ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे भी अभी घर वालों के नहीं, घर वालों को सिर्फ मैं ये बताती थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, आगे आ जाएगा। तो लेकिन वहाँ पे जो मतलब रात को नींद ना आए, अच्छा हंसी में, मतलब वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी वो वाली हार, वो वाली इतनी इतनी गंदी तरह से मैं खेली, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैंने मतलब कोटा भी खो दिया। फिर जो लोग कुछ कुछ बोलते थे, क्रिटिसाइज करते थे, किया जो उन्होंने, फिर वो चीज़ें आ रही थी दिमाग में। फिर मतलब ये होता था कि किसी को दिखूँ ही ना, अपने चुपचाप ट्रेनिंग करके आ जाऊँ, चुपचाप रहूँ, मतलब ऐसे किसी को दिखूँ भी ना कि अब कोई जाऊँगी तो बोले देखो RSC होके आ गई। तो मतलब वो थॉट अपने आप ही रहते थे दिमाग में। तो फिर वहाँ पे मतलब ऐसे रात को मतलब कई कई ऐसे रहा कि नींद आने में दिक्कत हो रही है, हम ट्रेनिंग कर, मतलब ऐसे लगता है ना कि हम कर क्या रहे कुछ पता नहीं, बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे रहा वो 2-3 महीने। लेकिन फिर हमारी नेशनल थी, उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया 60 kg में। तो फिर मतलब क्योंकि वहाँ पे फिर ये लगा कि 60 kg में उस टाइम पे सब बॉक्सर्स आ गए थे वहाँ पे, क्योंकि 57 का कोटा आ गया था, तो एक 60 kg बचा था जो खाली था अभी। तो जितने भी ऊपर नीचे वेट के थे सब नेशनल में आए। फिर सबके साथ मतलब मेरी फाइट हुई, फिर मैंने गोल्ड जीता वहाँ पे। तो फिर तब मेरे को और बिलीव हुआ कि कोई नहीं, वो तो वो एशियन 60 गेम्स केजी का। में जीता आपने? फिर मैं ये 60 kg खेलती आ रही थी सर, मैं 2022 के बाद से। तो कॉमनवेल्थ भी मैंने 60 में ही खेला। तो फिर मेरे को ये हुआ कि नहीं कोई नहीं, अभी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लेकिन मैंने यहाँ पे भी नेशनल में अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि मतलब जीत के। तो हाँ, फिर वहाँ से सर फिर बिल्कुल चेंज हुआ। फिर वहाँ से ही जो सेल्फ डाउट जो मैं एक करती थी, मतलब मैं स्टार्टिंग से ही था थोड़ा सा कि मतलब लोग बोलते थे कि पतली है, ये है वो, तो वो दिमाग में चढ़ी हुई थी मेरी बातें कि पावर भी नहीं है, और मतलब कि क्या बॉक्सर क्या बॉक्सिंग करेगी, और ऐसे ही कि कुछ पता ही नहीं है, ऐसे कुछ। तो वो दिमाग में रहती थी वो चीज़ें कि पता नहीं हो पाएगा। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस की एक कमी बोलते हैं ना शायद, तो वो थी मेरे अंदर उस टाइम पे। तो फिर वो तो सर सबको दिखा दिया। फिर सर एशियन गेम्स ही था जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि फिर नेशनल में गोल्ड करके मैंने प्रूव किया। तो तब वहाँ से मेरे को बूस्ट मिला कि नहीं है तो कुछ। और बिल्कुल जो मतलब जो भी डाउट्स हैं लोगों को करने दो। वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा मैच्योर होना स्टार्ट हुआ कि सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे, बिल्कुल होंगे, तो आप उनको चुप नहीं करवा सकते, आप बस अपना काम करते रहो। तो वहाँ से सर सब कुछ कॉन्फिडेंस को लेके, हमारे गेम को लेके जो जो मैं चीज़ इम्प्रूव कर सकती थी, तो वो कोचेज़ के साथ हमने किया। आपने आर्मी का बताया, आर्मी में कैसे आना हुआ? आप गेम खेले थे बाहर पहले ही, फिर किस तरह से हुआ कि चलो फौज ज्वाइन करते हैं? सर 2022 में कॉमनवेल्थ में मेरा ब्रोंज मेडल आया था। और फिर आर्मी ने उसी टाइम पे फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि हम वुमेंस को भी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भर्ती कर रहे हैं।
तो मेरे को ऑफ़र मिला ये। तो उस टाइम पे मेरे पास 3-4 जगह से भी नौकरी के ऑफ़र्स थे, बिल्कुल रेलवे से भी था और इनकम टैक्स से भी था और जो हरियाणा में हमारी पॉलिसी रहती है उस बेस पे भी था। लेकिन नहीं, फिर मेरे को आर्मी जॉइन करना था, मेरे को आर्मी पसंद था क्योंकि बैकग्राउंड भी मेरा आर्मी से रहा है, मेरे दादाजी हो गए, फूफा जी, मामा जी सब आर्मी से हैं। और जैसे अमित पंघाल भैया बॉक्सिंग में हैं और मनीष कौशिक, तो वो उस टाइम पे मतलब मेरे रोल मॉडल थे। और नीरज नीरज चोपड़ा भैया भी, जैसे वो ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आए थे उससे पहले 2020 में। तो वो सब देख के कि नहीं, मेरे को इसमें इंडियन आर्मी में जाना है, क्योंकि उसका मेरे को पता था कि एक ड्रेस होती है और एक रिस्पेक्ट होती है सर, बिल्कुल। तो रिस्पेक्ट के लिए फिर कुछ भी ऐसे मेरे को ऐसा बोला भी, तुम क्यों आर्मी में आई, क्योंकि रेलवे में इससे ज़्यादा मतलब वो देंगे आपको, मतलब जो मंथली इनकम है वो आर्मी से ज़्यादा रहेगा आपका। ये वो मुखा, नहीं कोई नहीं, कम हो जाएगा लेकिन मैं आर्मी में ही जाऊंगी। तो फिर उस टाइम पे फिर चाचा जी ने भी बिल्कुल यही बोला कि आर्मी अच्छी रहेगी, आर्मी में जाओ। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। इंडियन आर्मी जितना आपको सपोर्ट करेगी ना, एंड आप देखना हमेशा करती रहेगी आगे तक, ठीक है। और आपको पता है कि मतलब अपनी फ़ौज में तो ओलंपियन, इतने सारे ओलंपियन हो गए, इतने सारे ओलंपिक मेडल हो गए। नीरज चोपड़ा साहब का देख लो, अंदर राठौर साहब का देख लो अपना, एंड जो शूटिंग में जो दूसरे साहब थे, विजय साहब थे, उनका बहुत सारे तो ओलंपिक मेडल हैं। मेरे ख्याल से इंडिया की टीम बनती होगी तो इसमें 30-40% तो अपने इंडियन आर्मी के, एयरफोर्स नेवी वाले होते हैं। आपका 2024 ओलंपिक में भी आपने पार्टिसिपेट किया जी था, जी सर। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो सर जैसे हमारे 3 क्वालिफायर होते हैं, तो एक एशियन गेम्स वाला जो मैंने बताया था कि मैं उसमें लूज़ कर गई थी, मेरे को नहीं मिल पाया, मैं 60 केजी में थी तब। फिर सेकंड और हुआ क्वालिफाई, मैंने नेशनल में प्रूव किया, तो फिर उन्होंने मेरे को सेकंड क्वालिफाई में भेजा वापस से। तो उसमें भी मैं नहीं कोटा लेके आ सकी। फिर जो थर्ड क्वालिफाई था, उससे पहले भी हमारे ट्रायल्स और असेसमेंट वगैरह रहते हैं, तो उसमें फिर 60 केजी में उन्होंने, अंकुशिता बोरो है तो उनका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि 57 जो बाकी की हमारी जो 6 कैटेगरी थी उसमें सिर्फ 2 कैटेगरी में कोटा हासिल नहीं कर पा रहे थे हम, एक तो 66 था और एक 60 केजी था, 57 60 नहीं 60 और 66 केजी था, जिसमें हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ था। बाकी सब जो 51, 54, 57 और 75, उसमें सब में कोटा हमें मिल गया था, सिर्फ ये 2 वेट बचे हुए थे। तो अभी मेरा सेकंड नंबर पे उन्होंने नाम भेजा, मतलब लिस्ट जाती है ना कभी भी हमारे कॉम्पिटिशन्स की, तो हमारे उसमें नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को भेजते हैं, मतलब बाई चांस अगर फर्स्ट को कुछ हो जाए तो सेकंड उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसे ही फिर फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों वेटों की भेज रखी थी, 60 और 66 की। तो फिर 57 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसका मतलब सिलेक्शन हो रखा था उसको किसी वजह से मतलब बैन कर दिया गया था। तो इसलिए फिर वो 57 का जो हमारा था वो कोटा हमारा चला गया वहाँ से। तो हमारे पास अब एक मौका था कि मतलब फेडरेशन ने आगे बात की, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप इसमें किसी और को भेज के, जो भी लिस्ट में नाम है इन दो में से किसी को भी भेज के आप वापस ये कोटा ला सकते हो। तो फिर अभी या 66 से 57 करना बहुत मुश्किल था, जो भी 66 में सेकंड था, लेकिन मैं थी 60 में। तो फिर बीएफआई ने मेरे को मतलब बोला कि आपके लिए एक चांस बना है, पता नहीं कहाँ से निकल के आया है, तो आपको ट्राई करना चाहिए 57, आप इसके लिए तैयार हो जाओ। तो सर बिल्कुल, मैंने फिर थोड़ा ही टाइम था, बीच का 1 या 1.5 महीना ही था वो सब, ये जो प्रोसेस चल रहा था इसमें। तो फिर मतलब ये था कि मेरे को अभी लास्ट चांस मिला है, बड़ी पता नहीं कहाँ से आया है निकल वो के, भी ओलंपिक के लिए। ओलंपिक्स के लिए। तो फिर मैं 57 मेरा वेट हुआ, तो उन्होंने जो 60 का जो सेकंड नंबर था वो 57 में रिप्लेस कर दिया फिर वहाँ से। फिर मैं 57 में इंडिया के लिए वो ओलंपिक का कोटा लेके आई वहाँ से, जो वाह, हमारी कहाँ थाईलैंड, को? अच्छा, थाईलैंड में थाईलैंड में हुआ हुआ था। था सर हमारा। तो मैं वहाँ से फिर वो कोटा लेके आई। तो फिर उसके बाद फिर वही कि मतलब ओलंपिक्स की तैयारी भी स्टार्ट हो गई थी, फिर वो ओलंपिक्स जो थे पेरिस में, उसमें फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। और कैसा रहा ओलंपिक का आपका? सर वो भी काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, परफॉर्मेंस और अगर मेडल को देखा जाए तो वो उसमें मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई। तो वहाँ से कुछ, हर जगह होता है ना कि जब आप हारते हो तो ज़्यादा सीखते हो। जी। तो पेरिस में क्या लेसन लर्न थे, आपने क्या सीखा कि यार इस तरह से अगर मैं तैयारी करती तो शायद यहाँ पर भी मेरा मेडल आता? सर वहाँ पे फिर मतलब मैंने जो मेरी फाइट्स वगैरह, मेरी एक ही फाइट हुई थी शायद, हाँ, और वो सिल्वर, मतलब जो पहले ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट थी उसके साथ हुई थी मेरी वहाँ पे पेरिस में। पहली फाइट। जो 2020 की टोक्यो की थी ना, हाँ, टोक्यो हाँ। की सिल्वर मेडलिस्ट, ओके। वहाँ की मेरी फर्स्ट फाइट उसी के साथ आ गई। ओह। तो फिर मतलब वहाँ से ही वो एक्सपीरियंस जो लिया वो शायद इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे को काम आया वही। तो फिर वही उसके साथ फाइट हुई, तो फिर मेरा 5-0 डिसीजन रहा, वो जीत गई वो जो लड़की थी।
तो फिर वहाँ से धीरे-धीरे कि मेरे क्या थॉट प्रोसेस रहे थे और वो सब कि मैंने मतलब अपना फुल एफर्ट लगाया था वहाँ पे। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्ट्रेंथ में कमी थी क्योंकि मेरे पंच ज़्यादा इतने दिख नहीं रहे थे मतलब बजाय उसके, और कहीं न कहीं थोड़ा-सा मेरा मतलब डाउन ही था वहाँ पे। तो फिर बस, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा और किया कि नहीं, अभी हमारे और भी टीम मेंबर्स थे, उनको भी चीयर अप किया अच्छे से। और फिर मैं वहाँ पे मतलब जितनी फाइट्स होती थी सब देखती कि मतलब ऑब्ज़र्व किया कि कैसे क्या रहता है, बॉक्सर कैसे आता है, कैसे जाता है। मतलब वो उनका आने का स्टाइल, किसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, किसके पे नहीं दिख रहा है। मतलब वो एक तरह से ऑब्ज़र्व किया कि कौन कैसे खेल रहा है, रेफरी किस टाइप के बॉक्सर को जिता रहा है, या अगर मान लो कि कैसा गेम हम प्ले करें जो रेफरी को मतलब ऐसे हो। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी सर वो। तो उसका एक्सपीरियंस हुआ। फिर बस मैंने वापस हम इंडिया आए, 10 दिन का, सिर्फ 10 दिन का ब्रेक लिया, फिर हम वापस एएसआई में पहुंच गए। ये अभी आपने जो बताया इसी पे मैं दोबारा इसको टच करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि ये जो साइकोलॉजी है ये कितना इफेक्ट करता है? सर जब से अभी 1 डेढ़ साल हो गया है, मेरा गेम पहले भी अच्छा था, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा माइंड सेट और ये थोड़ा साइकोलॉजी आई है ना, तो इसने इतना बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है कि जो पहले जैस्मिन थी और जो अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल हुआ है, तो ये वहाँ का ही एक वो है सर, मतलब ओके। बिल्कुल आपके चलने का, रिंग में एंटर करने का। एंटर करने का वो सब, मतलब वो दिखता है कि हाँ अभी आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो। पहले मैं बस चुपचाप आए गए और मतलब ऐसे ही, अभी फिर वो एक दिखता है अंदर कि हाँ हम एक मतलब जुनून लेके जा रहे हैं एक रिंग के अंदर कि हाँ भाई वहां से जीत के आना है, वहां पे जाके अपने आप को प्रूव करके आना है। तो अभी अंदर वो रहता है जाने से पहले भी। बिल्कुल शायद जो विनर माइंडसेट बोलते हैं ना, कि जीतने वाले का जो माइंडसेट होता है वो आपको अलग से दिखना शुरू हो जाता है। एंड वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओलंपिक में जितने भी जाते हैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जितने भी गए, सब अपने अपने कंट्री के बहुत अच्छे प्लेयर्स आते हैं। और वहाँ पे अगर आप हल्का सा भी दिमाग से अगर आपने गिव अप कर दिया और कमज़ोर हो गए तो फिर जी पीछे हो जाओगे। बिल्कुल सर। अच्छा, आप ये बताइए कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आर्मी की कितनी अहम भूमिका रही है आपके साथ? मतलब क्या क्या सपोर्ट मिला, या आपको लगता है कि फौज की वजह से भी ये जो गोल्ड मेडल मिला उसमें कितना बड़ा योगदान है? बिल्कुल सर, मतलब 2022 के बाद से जो आर्मी ने मेरे को सपोर्ट किया है, चाहे वो मतलब किसी भी चीज़ में हो, मतलब ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को लेके हो जो हमें आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मिलती है, या फिर एक माइंड सेट वो वैसा करो या मरो वाला जो एक होता है ना, वो चीज़ आना, मतलब कॉन्फिडेंस और वो सब। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेनिंग का हो गया और जो ये कि माइंड सेट चेंज करने का हो गया, तो इसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और साथ ही में वहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे एसएनसी हो गया और मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो गए और फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, और मतलब जो भी हमारे रिकवरी सेंटर हो गया, तो सारी प्रोसेस हमें वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और मतलब हमसे टाइम टाइम पे पूछा जाता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और मतलब जो मेरा गेम था सर 2022 से पहले मैं बैक पैडलिंग में ही खेलती थी, वो सब मतलब कि बिल्कुल आराम से कि कोई क्या नहीं। है ये बैक पैडलिंग? बैक पैडलिंग पीछे पीछे फुटवर्क करते रहो बस। ओके। पीछे अगला आगे आएगा और आप उसको बस, नचाते रहो। और नहीं आप बस नहीं, पीछे आप पीछे पीछे जाते हो। रहो, पीछे पीछे जाते रहो, मारते रहो, मतलब कभी पहली नहीं करनी आगे बढ़ के अटैक करने की। वो आपकी स्ट्रेटेजी होती थी या गलत था? नहीं, वो मेरा गेम ही ऐसा था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ऐसा गेम चलता नहीं है सर। वो इंडिया में चल जाता है ठीक है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे आपको थोड़ा सा डोमिनेट करके दिखाना पड़ता है कि हाँ मतलब उनको लगता है कि आप डर के खेल रहे हो अगर आप पीछे पीछे जा रहे हो तो। लेकिन मतलब लंबे बॉक्सर हैं तो उनका रहता है थोड़ा सा, लेकिन फिर वो ये कि वर्ल्ड लेवल पे वो थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते हैं। जो यूरोपियंस होते हैं उनमें थोड़ा ये रहता है कि कट्टरपंथी वाले बॉक्सर होते हैं ऐसे कुछ करके। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत थी, तो फिर एएसआई में जो मतलब करवाया गया है वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चेंज, और बिल्कुल सर वो सब एक इम्पैक्ट यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे भी हमारे कोचेज हमें मतलब बूस्ट करते रहते हैं कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। मतलब एक फौजी होता है वो कुछ भी कर सकता है, तो बिल्कुल। थक नहीं सकता बस। तो ऐसे करके वो हमें मोटिवेट करते हैं। जैसे अभी हमें वहाँ पे जो हमारे वुमेन के कोचेज हैं वो हैं मतलब छोटे लाल सर और एताशमुद्दीन सर हैं, तो वही संभाल रहे हैं अभी पूरी वुमेन टीम को। हम अभी 5 लड़कियां हो गई हैं बॉक्सिंग में, तो वो सबको ऐसे ही संभाल रहे हैं मतलब अच्छे से कि हाँ पूरा स्मार्टली हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं कि किस किस लड़की का कैसा क्या क्या गेम है, क्या क्या टेक्निक्स में उसको ज़रूरत है आगे करने की। तो जैसे मेरा अभी ओलंपिक्स के बाद से अलग से शेड्यूल था सर सबसे कि मेरा स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा काम करवाया कि मैं स्ट्रेंथ करूँ, थोड़ी बेसिक स्ट्रेंथ भी मेरी बढ़े साथ में।
तो वो भी उन्होंने करवाया, और साथ में थोड़ा टेक्निकली कि हाँ थोड़ा सा और मतलब क्रॉसिंग पंच आए, थोड़ा आगे बढ़ के हम करें। मेरे को ऐसे टफ मतलब ऐसे टफ पार्टनर दिए कि उनके साथ थोड़ा जिद करके हम लड़ाई करें, कि थोड़ा सा वो अंदर से वो भी एग्रेशन आए। तो बिल्कुल ये पूरा बहुत ही अच्छा स्पोर्ट रहा है सर। और मतलब कभी भी हम गेम खेल के जाते हैं, जैसे ओलंपिक से भी आए, एशियन गेम्स खेल के भी आए, तो हमारे जो चीफ सर हैं जो आर्मी के, तो वो हमें बुलाते हैं। मतलब हालांकि मेरे एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से मेरे को ग्रीट किया कि हम कोई नहीं, अभी नहीं आया, लेकिन हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप आगे ज़रूर करेंगे। तो बस मतलब वही कि अगर हम किसी और उसमें होते, या हरियाणा में होते, या पुलिस में होते, कभी मतलब कहीं भी, तो वहाँ पे हमने नहीं सुना कभी किसी से कि कोई बुला रहा है, मतलब बिना मेडल वालों को ऐसे बुला के और ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है इतना अच्छा। लेकिन यहाँ से वो चीज़ मिली और रिस्पेक्ट एक महसूस हुई, तो ये काफ़ी है सर, मतलब एक बिल्कुल। और एथलीट के एएसआई लिए। में तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट कर रहे हैं, डिफरेंट गेम्स हैं जिनके, एंड जिनका एक्सपोजर एशियन गेम्स और ओलंपिक का है। तो एक आप मोटिवेट होते हैं एक दूसरे को देखकर कि ये ओलंपिक गए थे, हमको भी जाना है, वो सारा ना। और व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी ने 5 ओलंपिक नोट खोली हुई हैं। एएसआई एक उसका हिस्सा है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। और एक एएमयू है मऊ में जो शूटिंग देखता है, एक रोइंग नोड है, एक राइडिंग नोड है। तो इस तरह से 5 ओलंपिक नोड हैं। तो फौज बहुत करती है, स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत करती है। मतलब बहुत ज़्यादा सर, हमें फ्री छोड़ दिया जाता है, हाँ, और बोला जाता है आप बस मेडल लेके आओ, पीछे जो भी होगा हम संभाल सब लेंगे। संभाल लेंगे बिल्कुल। और आपको उसके लिए जो भी तैयारी करनी है वो भी बता दो, है ना? हाँ जी बिल्कुल, हम्म, कि आपको कहीं बाहर जाना बाहर है, जाना है आपको बस। क्या कोच चाहिए, आपको किस किस टेक्निक्स की ज़रूरत है, हम और क्या बाहर से ऐसे मशीन्स वगैरह लेके आए, मतलब ऐसे कुछ हाँ भी। बिल्कुल। तो वो नई नई चीज़ें हमें अगर किसी भी एथलीट को प्रोवाइड करवानी अगर उनको होती हैं, तो वो करवा के रहते हैं फिर। आपका क्लासिकल एक दिन की ट्रेनिंग कैसे होती है? सर हमारा एक दिन की ट्रेनिंग पे बेस्ड नहीं, हमारा वीक का एक प्लान बनता है सर। ओके। तो उसमें मतलब ये रहता है कि मॉर्निंग पे थोड़ा थोड़ा सा जैसे फिजिकली थोड़ा ज़्यादा लोड रहता है, कि थोड़ा सा हम कितने घंटे की ट्रेनिंग होता है? सर 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को ऐसे। जी। तो मतलब अलग अलग ही हफ्ते में हमारी 2 स्पारिंग हो गई, और 2 रनिंग के सेशन हो गए, 2-3 स्ट्रेंथ के सेशन हो गए, और 3-4 थोड़ा सा जो पार्टनर के साथ हम स्किल्स वगैरह कर रहे हैं, कंट्रोल स्पारिंग कर रहे हैं, किट बैग, पंचिंग पैड, तो वो अलग अलग सेशन, मतलब बॉडी की रिकवरी को भी देखते हैं बीच में, कि हमें हफ्ते में एक दिन का एक टाइम का थोड़ा रेस्ट भी मिले, ताकि कि हम अगले जो आगे 3-4 सेशन है वो और अच्छे से करें। तो ये पूरा वीक का ही एक बहुत अच्छे से प्लान बनता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। और कंपटीशन के टाइम पे उसका जो फेज़ है वो अलग रहता है, और जो ऑफ सीजन होता है तो उसके टाइम पे वो फेज़ अलग रहता है। हम्म, कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है? मतलब ऑफ सीजन में सर ये होता है कि ट्रेनिंग थोड़ी लंबी रहती Yeah. है, और मतलब लंबी रहती है, उसमें हम कुछ भी हमें करेक्शन करना है तो वो सारा उस पे रहता है, कि हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमारा स्टेमिना बढ़ाना है, या हमें कुछ भी अपनी टेक्निक को करेक्शन करना है, तो हम लंबे टाइम तक वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जब कंपटीशन फेज आता है तो उस टाइम पे मतलब बस अपने आप को एक टैपरिंग देनी होती है बॉडी को पूरी को। तो वो छोटा सा सेशन होता है 1 से 1 सवा 1 घंटे का, उसमें बस स्पीड स्पीड करो, और बस काम इतना ही है। हमारे यहाँ पे इंडिया में लड़कियों को ऐसे गेम से दूर रखा जाता है ना, नहीं नहीं बॉक्सिंग मत करो, ये जूडो मत करो, कराटे मत करो। जबकि मुझे खुद लगता है, मतलब मेरी भी एक डॉटर है, तो मैं सबको बोलता हूँ कि लड़कियों को इस तरह के स्पोर्ट ज़रूर करने चाहिए। एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आप स्ट्रांग भी होते हो, और शायद लड़के किसी से कम नहीं जी। है ना? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, जैसे पहले के टाइम को देखे और आज के टाइम को देखे तो बहुत ही काफ़ी चेंज है। पहले लड़कियां इतना मतलब फैमिली भी नहीं चाहती थी कि वो स्पोर्ट्स करे और वो सब करे, कि बस सिर्फ मतलब पढ़ाई करे और फिर उनकी शादी हो जाती है एक टाइम के बाद, मतलब 12th कर ली, पढ़ लिया, चलो अब शादी हो गई, मतलब गेम में इतना नहीं है। लेकिन अभी जो टाइम है बहुत चेंज हो गया है, खासकर मतलब हरियाणा में भी, और पूरे मतलब इंडिया से ही अभी तो ये है कि लड़कियां अलग अलग हिस्से से अलग अलग गेम में उभर के आ रही हैं। और बिल्कुल हर लड़की को मतलब ये आना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा फिजिकली भी उनको थोड़ा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होनी चाहिए सर, कि ताकि कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ को यूज़ कर सके, मतलब सेल्फ डिफेंस में भी। और साथ ही के साथ मतलब एक वो रहेगा, एक रूटीन बना रहेगा कि वो फिजिकली भी फिट रह पाएंगी बिल्कुल। और सेल्फ डिफेंस का तो है ही सर बिल्कुल, जो एक हमें रहता है। और दूसरा, अगर हम उसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल लेवल पे बढ़ा देंगे तो इंडिया के लिए अचीवमेंट्स भी लेके आएंगे। यस। जो आपका गेम है वो 3-3 मिनट के 3 राउंड्स हैं, है ना? उसी में या तो आप जीत गए या आप आउट हो गए।
तो जो मुझे लगता है कि उसमें जो आपका साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है और मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत काम करती है। शरीर 57 केजी का ही अपोनेंट आपका है, 57 केजी आप भी सेम वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं, तो जो थोड़ा सा अच्छा होगा और मेंटली स्ट्रांग होगा शायद वो जीत जाएगा। और आपके उसमें तो बहुत अप डाउन आए बीच बीच में, आपने जो बताया, तो उसकी तैयारी कैसे होती है? किस तरह से आप अपने आप को तैयार करते हो कि मैं इस चीज़ में मेंटली तो बिल्कुल डाउन होंगे ही नहीं? बिल्कुल सर, मतलब माइंड का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है हमारी परफॉर्मेंस में। और जैसे पहले जो मैंने बताया कि जैसे बीच में मेरी जो 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मैं इससे पहले खेल चुकी हूँ, तो उसमें मैं क्वार्टर फाइनल फाइट, मतलब जो मेडल आते-आते रह जाता है, मैं वहाँ से भी वापस आई हूँ, मतलब बिना मेडल के भी। और जैसे एशियन गेम्स से भी मैं वापस ही आई और कॉमनवेल्थ में भी मेरे को ब्रॉन्ज मेडल ही मिला। लेकिन वही है कि मतलब होता है कि हम इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए, तो वो मेरा स्टार्टिंग से ही था, कभी पहले ये सपना मेरा पूरा हुआ नहीं था। तो इतनी सारी मतलब हार हुई और मतलब ट्रेनिंग बिल्कुल पूरे फोकस से चल रही थी, बिल्कुल अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि हाँ, मैं अच्छा करूँगी, मेडल लेके आऊँगी अच्छा इंडिया के लिए, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। तो मतलब वहाँ पे फिर थोड़ा-सा मैंने ध्यान देना शुरू किया कि थोड़ा हम साइकोलॉजिकल भी चीज़ों को और अच्छा बनाएँ, क्योंकि बॉक्सिंग तो अच्छे से चल ही रही है, बॉक्सिंग की टेक्निक्स भी धीरे-धीरे सुधर ही रही हैं। तो शायद मेरे को कहीं लग रहा था कि थोड़ा माइंड से रिलेटेड थोड़ा-सा है दिक्कत यहाँ पे। तो तब फिर मैंने हमारे जो विक्रांत सर हैं एक, जी। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और जम्मू से हैं वो। तो मेरी उनसे बातचीत हुई और मतलब उन्होंने ही फिर सारा जो भी साइकोलॉजिकल जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स थे, जो मेरे थॉट्स थे, उनको एक गोलीट बनाने, मतलब गोलीट उन्होंने एक गोलीट वर्ड का यूज़ किया कि एथलीट ऑफ गोल्स, कि जिसके गोल्स होते हैं वो एथलीट। तो गोलीट बनाया मेरे को कि आप अपने एम बड़े रखो, छोटे-छोटे एम में मत रहो, आप अपने एम बड़े बनाओ। तो वो वहाँ से स्टार्ट हो गया था कि बिल्कुल कि हमें अपना एम बनाना है। उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को 2 बुक दी। एक तो गोल इज़ गोल्ड, जो मेरे को बहुत सबसे पहले बुक मेरी वही थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और गोलीट कि गोलीट का क्या होता है, कैसे बना जाता है वो सब। तो ये 2 बुक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रही हैं उनके द्वारा लिखी हुई। फिर अभी उन्होंने एक गोलीट क्लब भी स्टार्ट कर रखा है, जिसकी मैं भी एक एथलीट हूँ, मतलब जो मैं जॉइन करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वो 8 से 9 शाम को डेली एक सेशन लेते हैं, मतलब जो जो उनके रहते हैं एथलीट्स उनका, मतलब कोई भी ले सकता है आप, मतलब उनको आपको बस वो पार्टनरशिप को ऐड करना पड़ता है आपको। तो वहाँ पे हमारी 1 घंटे डेली, मतलब ये होता है ना कि हम मोटिवेट नहीं रह सकते डेली, ऐसी बात नहीं, हमें वो चीज़ बनने के लिए, वो चैंपियन का माइंडसेट बनाने के लिए डेली काम करना पड़ता है। तो वो हमारा 1 घंटा जो 8 से 9 बजे का है, वो हम इसी चीज़ को देते हैं कि कैसे अपने आप को प्रूव करें, कैसे अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाएँ, कैसे अपने गोल्स को बनाएँ। तो वो सारा जो एक सेशन होता है वो पूरा पॉजिटिविटी के ऊपर, कि कभी हमारा दिन भी खराब जा रहा है तो हम वहाँ पे एक दूसरे को, एथलीट्स को भी हम बिल्कुल मोटिवेट करते हैं वहाँ पे, अगर कभी ये भी होता है तो। और कि हम गोल्स के ऊपर होता है, माइंडसेट के ऊपर होता है, एक चैंपियन का जो ट्रू माइंड है वो रहता है कि उनका मेन ये है कि सब कुछ सोच कर, जैसे यूएसए में कि एक ओलंपिक्स में मतलब इतने सारे मेडल आ जाते हैं, गोल्ड वो भी, और बजाय मतलब इंडिया के मतलब एक ही गोल्ड आया, मतलब अभी जो टोक्यो में आया वो एक ही गोल्ड आया। तो और वहाँ पे इतने सारे गोल्ड आते हैं कि बस आप पूछो ही मत। तो वो एक माइंड का ही है वहाँ पे, वो एक उन्होंने कल्चर ऐसा क्रिएट कर रखा है कि बस वो एक कल्चर ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में भी, कि हमारे भी ओलंपिक्स में गोल्ड के साथ बहुत सारे मेडल आए। तो हम भी उसी एक मतलब क्लब का, उस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। बहुत सारे एथलीट अभी उनसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल। तो ये है सर अभी कि मैं ये सीन क्रिएट करने के लिए हमें मतलब डेली डेली उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, डेली उस चीज़ को जीना पड़ेगा, तो तब जाके वो होगा। और उसको फिर मैच से पहले और मैच के समय कैसे करते हैं आप? मतलब फिर वो सर एक अंदर ही अंदर वो होता है ना कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो अभी आपने बना रखी हैं चीज़ें अपने दिमाग में स्टार्टिंग से ही। तो जब कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है तो हमें पता है कि हम इसके लिए प्रिपेयर हैं, हमने इस बारे में बहुत बार बात कर रखी है, हमने इस सिचुएशन को पहले भी जी रखा है, भाई मतलब अपने कहने से ही जी रखा है इस चीज़ को कि कभी ऐसी सिचुएशन आई तो फिर वहाँ पे वो ऐसा लगता है कि हमारा जो मसल मेमोरी है वो बात करने से ही बनी हुई है, तो फिर यहाँ पे नेचुरली हो रहा है फिर सर वो, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि एक गोल्ड मेडलिस्ट में और एक सिल्वर मेडलिस्ट और बाकी सब में क्या फ़र्क है? मतलब मेरे को सर जैसे मेरे जो चाचा जी हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक बात बताई थी कि ब्रॉन्ज मेडल, मतलब मान लो अगर ड्रॉ वगैरह है आपका,
अच्छा आ गया, किसी अच्छे से आप पहले नहीं हुए तो आपको ब्रोंज मेडल आ जाएगा, आपको सिल्वर भी आ जाएगा, लेकिन गोल्ड चैंपियन का होता है, मतलब कि वो चाहे उसको फर्स्ट सीडिंग है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, अगर वो फर्स्ट वाला भी अगर गोल्ड लेके आ रहा है तो इसका मतलब वो चैंपियन ही है वो। अगर कोई इसको मारेगा तो वो भी चैंपियन बन जाएगा। तो मतलब वही है कि आप मतलब ब्रोंज और सिल्वर ये भी मेडल हैं, बिल्कुल हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनको एफर्ट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल उनको भी एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन गोल्ड का अपने आप में एक ये होता है कि हाँ वो चैंपियन है। दूसरा ये होता है कि वो कंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट करके वहाँ पे गोल्ड लेके आना, जो फीलिंग होती है वो, मतलब हम एथलीट्स का ये होता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हम जीते हैं उस टाइम पे कि हाँ कि ये मोमेंट हमने क्रिएट किया है, और वो ऐसा होता है कि हम उसे कभी भुला भी नहीं पाते। तो ये है सर हमारे लिए। ये बताइए, जीतने के लिए हमेशा अपने हार से, या इवन जैसे आप जीत गए हैं तब भी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया होगा। आप अपना क्रिटिसाइज़ करते हैं, सेल्फ क्रिटिक होते हैं, तभी आप आगे जा कर के इम्प्रूव करते हैं। तो आपने अभी क्या क्या फ्लॉस अपने आप में देखे हैं? सर मैं आपको एक नेचुरली चीज़ बताऊं तो जब हम ज़्यादा हारते हैं ना तब अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कमियां निकाल पाते हैं कि हाँ हम ये इम्प्रूव करते हैं। जीतने के बाद वो लेवल थोड़ा सा मेरे को मतलब सही में थोड़ा सा कम हो जाता है, कंपैरिजन करें अगर हम हार से। तो बिल्कुल हार से तो बहुत ज़्यादा सीखा जाता है, वो फिर पूरा ही वो एक अलग ही एक मोड बन जाता है दिमाग में। और अभी जैसे मैं जीत के आई हूँ तो अभी भी है, बिल्कुल है। और बहुत सारे से मतलब फैक्टर्स यहाँ पे भी दिखे हैं मेरे को कि मेरे को उनको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा मेरे को और अटैक में थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा। और साथ में मेरा ये पांचों ही फाइट में जो कॉमन मिस्टेक मतलब मेरे को लगी मेरी कि मैं फर्स्ट राउंड थोड़ा कम स्लो, मतलब थोड़ा स्लो जा रहा है मेरा। पहले 2 मिनट, 2.5 मिनट, मतलब ये सिर्फ वो करने में जा रहा है कि मैं ऑब्जर्व उसको फैक्टर, ऑब्जर्व करूँ, आप ऑब्जर्व रीड कर रहे करूँ, हो अभी भी। अभी मारूं या ना मारूं, क्या करूं, अच्छा वो क्या कर रही है, मतलब वो 2 मिनट उसमें जा रहा है। तो यही है कि मैं अगर 3 मिनट के 3 राउंड है तो मैं उनको एक ही कैपेसिटी से, मतलब ठीक है फर्स्ट राउंड अगर हम 30 30 सेकंड भी ले ले तो भी बहुत है, लेकिन 2 2.5 मिनट पूरा एक राउंड ही चला जाता है, तब तक फिर वापसी करना और वो सब करना वो थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आगे आगे जैसे कंपटीशन और भी ज़्यादा, क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो वही कि हमें स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। तो मैं अभी इस चीज़ में थोड़ा इम्प्रूव करूँगी सर। और कोई प्लेयर जो आपके लिए रोल मॉडल रहा हो? मेरे लिए हर एक का बिल्कुल। होता है ना कि हाँ जी। इस तरह का करना है, ऐसा कुछ बनना है। मतलब मेरा ये है, कोई एक नहीं है, मेरे को अगर कोई बहुत ही अच्छा करते हुए दिख रहे हैं ना, चाहे वो 10 क्यों ना हो, मतलब उनमें से जो जो चीज़ उनकी अच्छी है तो वो चीज़ अट्रैक्ट करती जैसे है। कि जैसे विजेंद्र सिंह हो गया, तो उन्होंने भिवानी का नाम किस तरह से रोशन किया है। मेरी कोम मैम वो 6 बार मतलब वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तो मतलब वही कि वो रुकी जीरो, एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी वो लगातार सेकंड बार भी, थर्ड बार भी, और ऐसे करके मतलब पूरा। और ऐसे ही जैसे निखत जरीन और लवलीना दीदी को भी अगर देखा जाए तो वो मेरे को बिल्कुल अपने जैसे एक बड़ी बहन बताते हैं ना, तो मेरे को वो वैसे ट्रीट करते हैं बिल्कुल कि कैसे किस मोमेंट पे हमें कैसे क्या करना चाहिए। कई बार होता है कि हमें कोई होता नहीं दिखाने वाला कैंप वगैरह में, ऐसे तो हम पहुंच जाते हैं कि दीदी बताओ मैं क्या करूं, वो ऐसे हो गया, ये सिचुएशन ऐसे आ गई, मेरे को ऐसे क्या करना चाहिए। तो वो कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो हमें वैसे बताते भी हैं। और बिल्कुल नीरज चोपड़ा भैया तो है ही, वो उन्होंने एक ऐसी लेगेसी क्रिएट कर दी है, एक रास्ते ऐसे खोल दिए हैं कि सबके माइंड में ये चीजें आने लगेगी, नहीं इंडिया भी अभी ओलंपिक्स में गोल्ड ला सकता है। आप तैयारी करिए, लगे रहिए, है ना। पूरी इंडियन आर्मी और पूरा देश आपके साथ है। जी सर। और पूरी उम्मीद है मेरे को कि आप 2028 में पोडियम पे एकदम चैंपियन गोल्ड मेडल लेके खड़े हुए होंगे नेशनल फ्लैग के साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर ये मोमेंट क्रिएट करने की। बिल्कुल। जो आपने बताया ना कि आप तैयारी कर रहे हैं हर दिन, तो बस आप यही लेके तैयारी करते रहिए। आप मेडल लेकर आए हैं अपना। बिल्कुल सर। क्या तो बात है! देखो हम ना तो उस लेवल के बॉक्सर हैं ना उस लेवल के प्लेयर हैं, बट देख सकते हैं, है ना। वाओ! क्या बात है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल 2025। आप इसको पहन के भी बैठ सकते थे। है ना। थैंक यू सो मच जैस्मीन जी, हमें रियली बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरेक्शन करके। एंड हम हमेशा से प्रे करेंगे कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें और ओलंपिक में तो इस बार गोल्ड आना ही आना है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके साथ में जो आपके पीछे आपके चाचा, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, आपके विलेज,
आर्मी, जिन्होंने भी आपके साथ कंट्रीब्यूशन किया है, वी वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम कि आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। बिल्कुल, हेड्स ऑफ टू योर फैमिली जिन्होंने आपको निकाल के और भारत को एक गोल्ड मेडल दिया है, ठीक है, तो हेड्स ऑफ टू देम। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर।